उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। कहा, चारधाम यात्रा से जुड़ा फैसला पुजारी और ट्रेडर्स से वार्ता कर होगी पूरी। सरकार सुरक्षित यात्रा की योजना पर कर रही काम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। कहा, हम अम्फान और कोविड के खिलाफ लड़ रहे कुछ राजनीतिक पार्टियां हमें हटाने की सोच रही। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, आशा वर्कर्स की मदद से गांव लौटने वाले लोगों को किया जा रहा ट्रैक। अब तक 12,80,833 लोगों को किया गया ट्रैक। तो वहीं देश भर में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। संक्रमितों की संख्या हुई 2,27,000 के पार। 1,09,000 के करीब मरीज हुए थी। 6,348 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण कम होते राजस्व और बढ़ते खर्चों के कारण का असर अब नई योजनाओं पर पड़ रहा है। केंद्र ने नई योजनाओं की शुरुआत पर अब रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीनों या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। कोरोना की लड़ाई में आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी है। ये रोक उन योजनाओं पर है जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में है। ये आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 4 जून को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना इलाज के खर्च का मसला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि प्राइवेट और धर्मार्थ अस्पतालों से क्यों नहीं कोरोना का फ्री इलाज करने के लिए कहा जाता है। इस पर केंद्र ने कहा कि हमारे पास वैधानिक शक्ति नहीं है। अब कोर्ट ने पूछा है कि क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक बार फिर इस मसले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना केवल चिन्हित लाभार्थियों के लिए है। हम पहले से ही रियायती दरों पर इलाज कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सचिन जैन ने कहा कि भारत सरकार को नागरिकों के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि कॉरपोरेट अस्पतालों के साथ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संकट में हमें एक निजी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में शामिल करना होगा। तो वहीं चक्रवाती तूफान निसर्ग अब कमजोर हो गया है, लेकिन भारी बारिश के रूप में उसका असर अभी भी कई राज्यों में जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी कि आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई थी। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से कई राज्यों के तापमान में कमी भी आई है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को छिटपुट बारिश हुई, इससे यहां का मौसम सुहावना हो गया। तो वहीं अगले कुछ दिनों तक यहां ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में शुक्रवार को आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर सरकार ने देहरादून जनपद को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में जरूरी दुकानों को ही खोला जाएगा और इस दौरान निगम की ओर से
पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा से न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने खास बातचीत की। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो 250 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं, और वहीं सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं कि शनिवार और रविवार को जो शहर है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं और इस दौरान जो सैनिटाइज की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मेयर सुनील उनियाल गामा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे चलते हैं उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से सरकार ने आदेश जारी किए हैं, शनिवार और रविवार को पूरी जो शहर है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, और इसके लिए और सैनिटाइजिंग की क्या कुछ प्रक्रिया निगम द्वारा जारी की जा चुकी है? निगम ने 22 मार्च को वो भारत बंद था, उस दिन जो है देहरादून शहर में नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज की व्यवस्था की गई थी, और महाअभियान के तहत हमने 100 के 100 वार्डों में उस दिन जो है सैनिटाइज किया था। हमने 3 चरणों में इसको जो है महाअभियान कराया। 100 हमने मशीनें अभी प्रत्येक वार्ड के लिए सैनिटाइज की एक मशीन ली है, वहाँ लगातार काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का शनिवार और इतवार को जो देहरादून बंद भी किया है, और बंद के साथ साथ जो है नगर निगम को आदेशित किया है कि नगर निगम जो है 2 दिन पूरे शहर को सैनिटाइज करेगा। इसके लिए हमने 50-50 वार्डों के लिए योजना बनाई है कि 50 वार्ड को हम शनिवार को करेंगे और 50 वार्ड इतवार को करेंगे। उत्तर प्रदेश से हम 50 गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, 10 गाड़ियाँ हमारे पास हैं, 100 हमने सैनिटाइज की मशीनें हमारे पास हैं। इससे हम जो है 50-50 वार्ड करके एक महाअभियान के तहत पूरे देहरादून शहर को जो है सैनिटाइज करेंगे, जिससे जो कोरोना का जो महामारी का जो इस समय संकट है वो संकट भी दूर हो सके, जो वायरस है वो भी ख़त्म हो सके। इसके लिए नगर निगम योजना बना रहा है, उस योजना के तहत काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम कंटेनमेंट जोन की अगर हम बात करें या हॉटस्पॉट जोन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसके लिए क्या विशेष तौर पर कोई योजना नगर निगम द्वारा बनाई गई? ये कंटेनमेंट जोन के लिए जो है उसके लिए प्रशासन की अलग व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन उसको कर रहा है। वो उसके लिए जहाँ हमारी नगर निगम की टीम जो है, अंदर की व्यवस्था हमारी नहीं है, लेकिन जो बाहर की जो व्यवस्था है उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सैनिटाइज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितना लीटर इस सैनिटाइज इसमें यूज़ किया जाएगा? देखिए, सैनिटाइज जितना भी लगेगा, पिछली बार भी हमने जो है लगभग हमारा 3.5 लाख लीटर जो है सैनिटाइज लगा था। अब जितना भी लगेगा उतना उसको लगाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। किसी चीज़ की भी ना मेन पावर की कमी होगी, ना सैनिटाइज की कमी होगी, ना मशीनों की कमी होगी। हमारे 350 के लगभग कर्मचारी इस अभियान में लगेंगे। तो ये थे मेयर सुनील उनियाल गामा जी, जिन्होंने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। कैमरामैन रिंकू के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं राजस्थान में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अगस्त में पंचायत चुनाव होने के संकेत दिए हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि वे शुरू से ही जल्द पंचायत चुनाव करवाने के पक्षधर रहे हैं। सर, पंचायत राज चुनाव के 2 चरण बाकी हैं और लोगों को बड़ी शिद्दत से उसका इंतजार है। ग्रामीण इकाइयों में शुरू से इसका पक्षधर था, लेकिन बीच में कोरोना का प्रकरण चल गया, तो हमारा विभाग, सरकार पूरी तरह तैयार है। निर्वाचन आयोग जब चाहेगा चुनाव करा ले। मैं समझता हूँ बहुत जल्द चुनाव हो जाने चाहिए, संभवतः जुलाई या अगस्त के महीने में जो शेष पंचायतें हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उसका चुनाव हो, ताकि जो जड़ें हैं लोकतंत्र की वो और मजबूत राजस्थान में हो। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। लोकेश, जिस तरीके से डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यहां पर एक संकेत दे दिए हैं पंचायत चुनाव को लेकर, क्या कुछ और यहां पर बातचीत आपकी सचिन पायलट से हुई है? आयुषी, हम आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से गतिरोध बना हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरपंच, पंचायत समिति और जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उन्हें शिद्दत से इस चुनाव का इंतजार है जी। वहीं कोरोना वायरस की वजह से और लंबी चुनावी पुनर्गठन को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसकी वजह से चुनावों में देरी हो गई थी। अब डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संकेत दिए कि अगस्त में इन चुनावों को संपन्न करवाया जा सकता है। वहीं बात की जाए तो डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही प्रदेश में अब पंचायत चुनाव संपन्न करवा दिए जाएंगे। जी,
जिस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट ने ये भी जानकारी दी है कि अगस्त में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं, तो किस तरीके की अब प्रतिक्रियाएं यहाँ पर तमाम लोगों से देखने को मिल रही हैं? आइए बताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायतों की संरचना है, ढांचा है, उसमें ये चुनावों में देरी होने की वजह से काफी समस्याओं का सामना आमजन को करना पड़ रहा था। जनप्रतिनिधियों के पास छोटे छोटे काम लेकर ग्रामीण पहुंचते हैं, और इस समय जब सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, पंचायत समिति अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो बिना जनप्रतिनिधियों के लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अब जब लोगों को ये पता लगा कि अगस्त में चुनाव होने वाले, तो भारी रुचि लोगों में है, और बड़ी खास रूप से इस चुनाव में लोग बाग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हिस्सा लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए लोकेश नागर आपका। तो पंचायत चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने यहाँ पर एक अहम संकेत दिए हैं। अगस्त में उन्होंने पंचायत चुनाव करवाने की यहाँ पर बातचीत की है। तो यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चल गया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बढ़ते आगे, राजस्थान में मॉनसून दस्तक देने की कगार पर है और बूंदी शहर के हालात विकट है। बूंदी शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ नालों की सफाई अभी तक नगर परिषद की ओर से नहीं कराई गई है, लिहाजा इस मॉनसून में पिछले मॉनसून की तरह ही बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। सफाई चल रही है हमारी। एक जेठ सागर नाला है, सबसे अहम नाला है, 2 JCB लगा के सफाई की जा रही है, और ये 15 जून से पूरी सफाई कर देंगे इसकी। सर का एक बड़ा नाला है सर जेठ सागर, कब तक मतलब, क्योंकि पिछले दिनों बाढ़ के हालात बन गए थे। पिछले साल क्या है, जरूरत से ज़्यादा ही बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा 1100 ml के ज़्यादा हुई थी बारिश। तो इस बार टाइम कैपेसिटी कम थी, और इसलिए दोनों तालाबों का ओवरफ्लो भी आया था उसमें, इसलिए वो थोड़ा सी दिक्कत हुई थी। बाकी अभी पूरी सफाई करा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के सिरोही के आबू रोड पर रीको पुलिस को मावल चौकी पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने निजी ट्रैवल्स की बस में सीटों के नीचे बनाए गए कंपार्टमेंट में छिपाकर ले जाई जा रही शराब को बरामद किया है। बरामद की गई शराब का मूल्य 5 लाख से ज्यादा आंका गया है, जहां पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर बस को सीज कर दिया है। सुबह तड़के एक निजी बस को रुकवाकर मुखबिर की सूचना के अनुसार चेक किया गया था। इस बस के अंदर सीटों के नीचे जो स्लीपर बस में बेड होते हैं सोने के, उसके नीचे खांचे बनाकर पूरी बस में भारी मात्रा में अवैध शराब गुजरात परिवहन कर ले जाई जा रही थी, जिसको बरामद करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पूरी बस में बेड बनाकर उनके नीचे 1800 कैन के आसपास बियर की कैन और 14 पेटी विस्की बरामद किया है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करेगी। व्हिप में साफ लिखा होगा, अगर उल्लंघन किया तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। अनुशासन बनाए रखना ही व्हिप का असली मकसद होता है। इतिहास गवाह है कि गुजरात में बीते राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल तभी जीते थे जब उन्हीं के पार्टी के 2 विधायकों को जनप्रतिनिधि कानून के दायरे में लाया गया। राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनावी समर में 4 उम्मीदवार उतरे हैं, जहां 2 कांग्रेस की और 2 बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लिहाजा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। सत्ताधारी दल कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। तो वहीं क्या होंगे इस व्हिप के मायने, ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। परंपरा है, व्हिप जारी होता है और व्हिप लागू भी होता है। कांग्रेस को वैसे किसी तरीके की चिंता नहीं है। कांग्रेस 2 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के पास पूरा संख्या बल है, पूरा समर्थन है, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विभिन्न राज्यों में हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। कर्नाटक में पहले गुजरात में की, मध्य प्रदेश में की, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके और दूसरी पार्टियों को कमजोर किया जाए।
तो वहीं राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं की ओर से राजस्थान के चिकित्सा प्रबंधन पर लगातार सवाल खड़े करने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं कि राजस्थान के बेहतर मैनेजमेंट को देश के अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहिए। कर रहा है मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कौन पूछता है इनको? ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि जो मैनेजमेंट आपने किया है उसको अन्य राज्यों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ बीजेपी की चुटभैया नेता कुछ भी कहते रहे, ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद। ये गंदी राजनीति की बू आ रही है। ये करेंगे अच्छा है, इनका खुद का चरित्र उजागर हो रहा है। ये तो घरों में घुसे हुए हैं। एक दिन किसी हॉटस्पॉट पे गया हो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और जो बयान दे रहे हैं लंबे लंबे, मैंने उनको इनवाइट किया था, चलो रामगंज, गए नहीं, आओ अस्पताल के अंदर। ये बेचारे डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये अपनी जान जोखिम में डाल के हॉटस्पॉट पे भी काम कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश का पर्यावरण जितना संतुलित रहेगा, कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप उतना ही कम होगा। चिकित्सा मंत्री ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्था द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए, सीड्स के द्वारा पिछले 13 साल से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज जिस तरह की महामारी के दौर से पूरी दुनिया, देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का, तो मैं समझता हूँ कि ये महामारी का प्रकोप कम होगा। हमने चाहे नरेगा के अंदर भी अनुमत कार्यों में एक काम ये भी रखा है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का। और ये जो निरोगी राजस्थान का कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका भी एक प्रमुख 10 हमने टास्क रखे हैं निरोगी राजस्थान में। उसमें एक टास्क है प्रदेश का पर्यावरण बचाने के लिए भी हमारे प्रदेश में युद्ध स्तर पे काम होगा। तो ये जो सीड्स ने काम किया है, मैं इनको साधुवाद करता हूँ और ये काम इनको जारी रखना चाहिए। और राजस्थान में हर व्यक्ति को जितना वृक्षारोपण होगा उतना पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का, उतनी अच्छी बरसात होगी राजस्थान में। क्योंकि पानी हमारे यहाँ 1% है और हमारे पास भूभाग है पूरे कंट्री का 10%। तो जो पानी की कमी है और पर्यावरण के संतुलन के लिए, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान कि हमारे झीलें, नदियाँ, तालाब जिनको हमने कभी स्वच्छ नहीं देखा, वो सब आकाश आपका नीला दिखने लगा। तो ये सब हमारे लिए एक संकेत है कि अगर हम पर्यावरण को संतुलित रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। सेट्स संस्था है, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट संस्था। इसको करीब जयपुर में 13 साल से हम फंक्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो विश्व के पर्यावरण को कैसे बचाएं, न केवल कैसे पॉल्यूशन कम करें, पेड़ों की कटाई कम करें और जो पानी की दोहन हो रहा है पृथ्वी से उसको कम करें। साथ में जो नई नई बिल्डिंग्स, इसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के ग्रुप मिले हुए हैं, कंपाउंडर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, इनका ग्रुप है। सब लोगों की सोच एक है कि किस तरह इस धरती को, इस पृथ्वी को का पर्यावरण को संतुलित रखें, जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सुखी रहें। और इसी संदर्भ में हम लोग 13 साल से वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वृक्ष, जैसे आप सब लोगों को मालूम है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, एनवायरनमेंट को संतुलित रखता है, वर्षा उससे अच्छी होती है और खुशहाली बढ़ती है। तो आज के समय में जब चारों तरफ कोविड-19 का फैलाव चल रहा है सारे विश्व में, तो वृक्षारोपण उसमें एक अच्छी कड़ी का काम करेगा, क्योंकि वृक्ष से एनवायरनमेंट का जो दोहन हो रहा है वो कम होगा। इससे कोरोना की जो फैलाव वो भी कम होगा। तो वहीं राजस्थान में कोरोना काल में पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड के जवानों ने अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से अंजाम दिया है। रेड जोन, कंटेनमेंट जोन सहित कई सेंसिटिव इलाकों में होमगार्ड भी पुलिस कर्मियों और मेडिकल टीम के साथ सर्वे सहित अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी में रहे। तो वहीं डीजी होमगार्ड राजीव दासोल ने होमगार्ड के जवानों के कार्य को सराहा है।
डीजी होमगार्ड राजीव दासोल से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के संवाददाता दीपक चावला ने। हाल में पुलिस कर्मियों ने जिस मुस्तैदी से काम किया है, उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे होमगार्ड के जवानों ने भी काम किया है और काफ़ी हद तक राजधानी जयपुर में जो संख्या है वो कम हुई है। उसकी वजह है सख्ती, क्योंकि पुलिस ने काफ़ी सख्ती की और इसके साथ साथ हमारे होमगार्ड के जवान भी ऐसे कई इलाकों में, सेंसिटिव इलाकों में ड्यूटी पे रहे और लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं। किस तरह से हमारे प्रदेश भर में जो जवान है वो अभी ड्यूटी पे है। डीजी होमगार्ड राजीव दासोल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, एक होमगार्ड के जवानों ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है, अब आपकी ओर से उन्हें किस तरह से मोटिवेशन किया जाएगा और उनके लिए बचाव के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते 22 मार्च को सबसे पहले जनता कर्फ्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लागू हुआ। उसके पश्चात हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 23 मार्च से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा हुई और तब से लेकर 31 मई तक लगातार लॉकडाउन चलता रहा। अभी भी लॉकडाउन कुछ शिथिलन के साथ जारी है, जो कि 30 जून तक जारी रहेगा। और इन लॉकडाउन को इंश्योर करने में, इनमें सख्ती करने में, फैसिलिटेट करने में जहां पुलिसकर्मी बड़े संख्या में तैनात किए गए, वहीं उनके साथ होमगार्ड के जवान बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी देने के लिए तैनात किए गए। मुझे आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो भी डिप्लॉयमेंट किया गया, उसमें राजस्थान होमगार्ड्स के 16,000 से अधिक अर्बन होमगार्ड्स, रूरल होमगार्ड्स और बॉर्डर होमगार्ड्स, जिन्हें कि आरएसी के समकक्ष माना जाता है, बीएसएफ के समकक्ष माना जाता है, उन सब की तैनाती पूरे राज्य के सभी 33 जिलों में की गई। जहां भी संवेदनशीलता बढ़ती और पुलिस फोर्स की कमी महसूस होती, वहां पर होमगार्ड्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता। एक समय था जब रामगंज क्षेत्र में भारी संख्या में कोविड महामारी का संक्रमण पाया गया था और उस वक्त यहाँ से डिमांड की गई कि हमें तुरंत ही बॉर्डर क्षेत्र से जो मुस्तैद 400 बॉर्डर होमगार्ड्स यहाँ पर चाहिए। उसी वक्त हमने मैनेज किए, सब जगह यहाँ पर भेजे। इसी तरह जहाँ जहाँ कंटेनमेंट एरिया है, कर्फ्यू जोन है, वहाँ पर होमगार्ड्स का ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया और इन होमगार्ड्स के जवानों ने, चाहे वो बॉर्डर होमगार्ड्स हों, चाहे अर्बन होमगार्ड्स हों, उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही जज्बे, मेहनत, लगन, कर्तव्यनिष्ठा, उत्साह के साथ काम किया। हम लोगों द्वारा भी इनको मोटिवेट करने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए निरंतर कोई ना कोई कदम उठाते रहे। जो लोग कंटेनमेंट जोन में थे, उनमें से कई लोगों को हमने थर्मस फ्लास्क वितरण किए, जिसमें से एक थर्मस फ्लास्क की कीमत लगभग 1,000 रुपये थी, जिससे कि वो अपना पानी, चाय, दूध, छाछ अपने साथ रख सकें। इसी प्रकार हर वीक हमने एक होमगार्ड वॉलंटियर को मास्क बंटवाए। एक बार मास्क जो दिया जाता है हमेशा काम नहीं आ पाता, उनको वॉशेबल भी दिए गए, दूसरी तरह की मास्क दिए गए। इसी तरह उनको सैनिटाइजर्स जो कंटेनमेंट एरिया में हैं उनको शील्ड दी गई। अभी लेटेस्ट हमने जो है भारतीय विद्या मंदिर जो सरदार शहर का है, उनसे आयुर्वेदिक चूर्ण मंगा के सभी को निःशुल्क आयुर्वेदिक चूर्ण का वितरण किया गया एक होमगार्ड वॉलंटियर को, ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जब 16,000 आदमी कोरोना क्षेत्रों में डिप्लॉय होते हैं और कोरोना संक्रमित लोगों के साथ आसपास रहते हैं, तो इस ड्यूटी में हमारे 8 होमगार्ड्स के जवान वो खुद कोरोना से संक्रमित हुए। उनको उसी वक्त उनका निःशुल्क इलाज किया गया, उनको ड्यूटी पे माना गया, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता भी दी गई और उनका पूरा ध्यान रखा गया। अभी हाल ही में हमने होमगार्ड्स में जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया, उनको डीजीज कमेंडेशन डिस्क यानी प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की योजना भी हमने प्रारंभ की है, जिनको कि जो हमारा 6 दिसंबर होमगार्ड्स डे है, उस दिन हम उनको देके सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने भी मुस्तैदी से ड्यूटी की है, कोशिश कर रहे हैं कि उनका निरंतर मनोबल बढ़ता रहे। अभी ये जो सोमवार आने वाला है, इस सोमवार को फिर शील्ड का, मास्क का वितरण सभी को फिर किया जा रहा है। तो निरंतर रूप से हम इस चीज़ को कर रहे हैं। सर, होमगार्ड जवान बेहद ज़रूरी है और इसी को देखते हुए नफरी बढ़ाई जाएगी, शायद कोई भर्तियाँ भी आ रही है, तो कितना ज़रूरी है अब मौजूदा दौर में होमगार्ड की तैनाती? देखिए, अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो हमारी लगभग 31,000 की हमारे यहाँ पर होमगार्ड्स की, इसमें बॉर्डर होमगार्ड्स भी शामिल हैं, वो नफरी है। राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें करीब 3,000 की वैकेंसीज उसमें अभी चल रही हैं। कोविड महामारी के दौरान इस बात को हमने महसूस किया कि ये जो है नफरी पूरी करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उसके लिए विज्ञप्ति जारी की और मुझे आपके माध्यम से सभी
जनता को और ख़ासकर बेरोज़गार युवकों को ये बताते हुए खुशी है कि 2500 होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती शीघ्र की जा रही है। और ये जो 10 जून आ रही है, इस 10 जून से 1 महीने तक इसके फॉर्म्स भरने की हमने डेट दी है, तो अधिकाधिक लोग भरें। और होमगार्ड्स में आजकल 700 रुपये के लगभग प्रतिदिन का मानदेय है, तो करीब 20-21 हज़ार रुपये प्रति माह की इसमें मानदेय हो जाता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि उनको साल में अधिकाधिक महीनों तक डिप्लॉयमेंट मिले ताकि उनका मानदेय चालू रहे। और साथ में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है होमगार्ड्स में भर्ती होने का कि आप अपना दूसरा जो जॉब है उस जॉब को भी कर सकते हो। अगर आप कोई निजी क्षेत्र में कर रहे हो, आप अपना स्वयं का कोई काम धंधा कर रहे हो, तो उसे करने में प्रतिबंध नहीं है। ये एक स्वयंसेवी संस्था है और इसमें आप एक तरह से सेवा के रूप में जाते हो। ये एक सरकारी नौकरी नहीं है, किंतु एक स्वयं सेवा है जिसमें कि आपको तनख्वाह नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता, बल्कि मानदेय मिलता है। तो ये थे डीजी राजीव दासो जी जो बता रहे थे कि भर्तियां भी आ रही है, कुछ युवा है वो जुड़े, और वाकई कोरोना काल में हमारे होमगार्ड ने जो जवानों ने जो ड्यूटी निभाई वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि ये जो समय है वो जल्द से जल्द निकल जाए। सहयोगी केदार शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वही हरियाणा के सिरसा में खालिस्तान के पोस्टर चिपकाए गए। सिरसा के कानावाली गुरुद्वारे, मंदिर, जो सेवा सहित अन्य जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टर में खालिस्तान जिंदाबाद भी लिखा गया। फिलहाल आसपास के लोगों ने पोस्टर चिपकाने की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। कानावाली शहर में सुबह सुबह सूचना मिली थी कि कुछ जगहों पे कुछ ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कुछ धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए प्रबंधक थाना कालावाली और डीएसपी डब्बावाली और मैं राजेश डीएसपी सिरसा, हम सारे वहाँ पहुँच गए थे। तो पोस्टर्स वहाँ से सुबह ही हटा दिए गए थे और उसमें FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू कर दी गई है। और उसमें क्राइम की टीम, साइबर सेल और हमारे लोकल जो पुलिस है, SHO, सिक्योरिटी इंचार्ज, वो सारे लगाए हैं। संभावना है कि जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे। तो वही बाड़मेर जिले के महिला थाने में एक विवाहिता ने शादी के 6 साल बाद 3 तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है। बाड़मेर शहर के अंबेडकर कॉलोनी निवासी विवाहिता ने महिला थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि शादी के करीब 3 साल तक पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध रहे। कुछ दिनों बाद महिला ने आगे पढ़ाई की बात की तो ससुराल वालों ने उसे मना कर दिया और बाद में उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ में आकर महिला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वर्ष 2014 में मेरी बेटी की शादी गागरिया निवासी मुराद खान के साथ हो रखी है, जो कि पेशे से इंजीनियर है। शादी के बाद से जो है वो आगे पढ़ाई की बात को लेकर और दहेज को लेकर मेरी पुत्री को तंग परेशान करता था। समाज के लोगों द्वारा कई बार समझाइश की गई, किंतु कोई असर नहीं हुआ। वर्ष 2019 में दिसंबर में मेरा बेटा जब मेरी बेटी को पीहर लाने के लिए गया तो मेरे जवाई ने उसके सामने ही मेरी बेटी को 3 तलाक नामक शब्द बोल दिया कि आज के बाद में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इस पर जो है महिला थाने में 498A, 323, 406, 356 और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा वर्ष 2019 एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।